मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोता महाविद्यालय सादतपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे थे। प्रादेशिक भूगोल में जो चौथी इकाई आपकी है, जिसमें अपन दो देश हैं, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील। अपन दक्षिण अफ्रीका के भौतिक भाग है, इससे पहले के जो वीडियो है उसमें मैंने पढ़ा दिया था। आज एक नया चैप्टर है दक्षिण अफ्रीका में अपवाह तंत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है, दक्षिण अफ्रीका में अपवाह तंत्र के बारे में बताइए। तो आज शुरू करते हैं अपन दक्षिण अफ्रीका में अपवाह तंत्र। दक्षिण अफ्रीका में अपवाह तंत्र यहाँ होने वाली वर्षा और चट्टानों की जो संरचना है उससे अधिक प्रभावित है। दो चीजों से अधिक प्रभावित है, एक तो वहां होने वाली वर्षा से और दूसरी वहां की चट्टानों से। जो वहां की नदी है ये मुख्य रूप से दो चीजों से प्रभावित होती है, एक वर्षा और दूसरी वहां की चट्टानें। यहाँ उत्तर में आपका क्या है, पूरा भाग कालाहारी मरुस्थल है, ये उत्तर वाला भाग है, और यहाँ पर क्या है, कालाहारी मरुस्थल स्थित है, जिसमें क्या है, वर्षा का अभाव रहता है, वर्षा का अभाव रहता है। अतः यहाँ आंतरिक प्रवाह तंत्र पाया जाता है। जो दक्षिण अफ्रीका है, अफ्रीका का जो उत्तरी भाग है दक्षिण अफ्रीका का, वो पूरा भाग आपका कालाहारी मरुस्थल है, और यहाँ का जो आंतरिक बरसात का अभाव पाया जाता है, और बरसात के अभाव के कारण से आंतरिक प्रवाह पाया जाता है। इसमें आपके दो देश हैं, उसमें नामीबिया है और बोत्सवाना। बोत्सवाना और नामीबिया जो कालाहारी पूरे देश में क्या है कि ये कालाहारी मरुस्थल फैला हुआ है। इसमें जो आपका कालाहारी मरुस्थल है, इसमें नामीबिया को और बोत्सवाना को सम्मिलित किया जाता है। वर्षा ऋतु में जो वर्षा से जो जल प्राप्त होता है, वर्षा ऋतु में जो प्राप्त होने वाला जल है वो इतना अधिक नहीं होता है कि वह बहकर किसी जो महासागर है आपके महासागर में जा सके। इतना अधिक जल नहीं होता है नदियों में कि वो किसी महासागर में जाके गिरे। अतः यहाँ पर अनित्यवाही नदियां अधिक है, नित्यवाही नदियों की कमी है। अनित्यवाही नदियां अधिक पाई जाती है, जिसका जल प्रवाहित होने के साथ साथ यह तो क्या होता है कि आंतरिक भाग में जो बालू मिट्टी होती है उसके द्वारा सोख लिया जाता है, या फिर क्या होता है कि वो नदियां हैं जो आपकी वाष्पीकरण के द्वारा समाप्त हो जाती है। तो या तो क्या होता है कि यहाँ जो जल प्रवाहित होता है वो क्या करता है कि या तो जो वो जल आपका क्या है कि आंतरिक भाग में जाकर समाप्त हो जाएगा, या फिर क्या है वाष्पीकरण द्वारा समाप्त हो जाएगा। ये तय यहाँ पर क्या है, जितनी भी नदियां हैं ज्यादातर नदियां क्या है अल्पकालीन धाराओं के रूप में बहती है। दक्षिण अफ्रीका में मुख्य रूप से क्या है कि आंतरिक पठारी भाग है, वहां पर नदियां जो आंतरिक नीचे वाला भाग आपका है, ये आंतरिक भाग, यहाँ नदियों की संख्या अधिक है। तो दक्षिण अफ्रीका का जो आंतरिक पठारी भाग है, आंतरिक पठारी भाग, यहाँ नदियां वृहद रूप में पाई जाती है। यहाँ नदियां मुख्य रूप से दो वृहद बाह्य तंत्र के रूप में विकसित हुई है। क्या है, दो वृहद बाह्य तंत्र के रूप में विकसित हुई। दो नदियां हैं जो मुख्य रूप से यहाँ के बाह्य भाग में बहती है। वो मुख्य रूप से जो पठारी भाग है, आंतरिक पठारी भाग है, उसमें दो बाह्य वृहद नदियां हैं, नदी तंत्र विकसित होती हैं, जिनके नाम क्या है, एक का नाम है लिम्पोपा नदी, और दूसरा आपका क्या है कि ऑरेंज नदी। जो ये नदी वाली है ये ऑरेंज नदी है, ट्रांसवाल से निकलती है, ये ऑरेंज नदी है। तो ये दो तंत्र मुख्य रूप से आपके, एक है लिम्पोपा नदी क्रम और दूसरा आपका है ऑरेंज नदी क्रम। मुख्य रूप से ये दो नदियां इस वृहद तंत्र को बनाती है। ये नदियां, इसको पढ़ाने से पहले
नदियों का अफवाह तंत्र बढ़ाने से पहले इन नदियों की कुछ विशेषता है। दक्षिण अफ्रीका में ये दोनों नदियां, लिम्पोपो नदी और ऑरेंज नदी, इन दोनों की क्या कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो सामान्य विशेषताएं रखती है। प्रत्येक नदी है जो सामान्य विशेषता रखती है। तो इसमें नदियों में पहले जो विशेषता ये है कि प्रत्येक नदी है पठार के ऊपर चौड़ा बेसिन है। प्रत्येक नदी के पठार पर चौड़ा बेसिन पाया जाता है। प्रत्येक नदी है वो प्रवाहित होती है तो एक चौड़े बेसिन में प्रवाहित होती है। प्रत्येक नदी पठारी के ऊपर जब भी बहती है तो चौड़ा बेसिन बनाती है। पठार को छोड़ते समय प्रत्येक नदी है वो तेजी से नीचे की तरफ गिरती है और जलप्रपात का निर्माण करती है। प्रत्येक नदी है जब गिरती है पठारी भाग से गिरती है तो जलप्रपात का निर्माण करती है। जलप्रपात का निर्माण करती है। प्रत्येक जो नदी है जो गिरती है तो ऊंचाई से नदी जो पठारी भाग से नीचे की तरफ गिरती है, घाटी में गिरती है, जब ऊंचाई से तेजी से प्रवाहित होकर नीचे की तरफ गिरती है तो उसको कहा जाता है जलप्रपात। तो अफ्रीका के जो पठारी प्रदेश की जितनी भी नदियां है वो तेजी के साथ बहती है और जब नीचे गिरती है तो तेज प्रवाह के साथ गिरने पर एक प्रपात का निर्माण करती है। तो जितनी भी पठार से छोड़कर जब नदियां, प्रत्येक नदी है वो नीचे की तरफ बहती है तो तेजी गति के साथ बहती है और किस जलप्रपात का निर्माण करती है। जैसे आपकी ऑरेंज नदी है, ऑरेंज नदी पर ओगरे बीच जलप्रपात का निर्माण करते हैं। ऑरेंज नदी है, ये ऑरेंज नदी है, ऑरेंज नदी है, ये ओगरे बीच जलप्रपात इसका निर्माण करती है। ओगरे बीच जलप्रपात का निर्माण ये ऑरेंज नदी करती है। प्रत्येक नदी जब प्रवाहित होकर जलप्रपात के रूप में नीचे गिरती है तो प्रत्येक नदी नीचे घाटी में धीमी ढाल से होता है और धीमे ढाल से होते हुए जब ये सागर में गिरती है, आगे की तरफ गिरती है तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत इनकी प्रवाह गति होती है वो बहुत मंद गति होती है। तो क्या हुआ, तीसरी इसकी विशेषता है कि प्रत्येक नदी जब निचली घाटी में धीमे ढाल से होकर बहती है तो समुद्र में गिरने से पूर्व ये बहुत मंद गति से बहती है, प्रवाहित होती है। तीसरी विशेषता है समुद्र में गिरने से पूर्व इनकी जो गति होती है वो बहुत मंद होती है। गति बहुत मंद होती है। प्रत्येक जो आपकी नदी है समुद्र में गिरने से पहले इनकी जो गति होती है, प्रवाह गति होती है, वो बहुत मंद होती है। चौथी विशेषता है कोई भी नदी है वो नौकागम्य नदी है। इनमें क्या है कि जितनी भी नदियां हैं आपके दक्षिण अफ्रीका वो नौकागम्य नहीं है। उसमें नदियों में बोट नहीं चलाया जा सकता है क्योंकि जगह जगह जलप्रपात है और जगह जगह क्या है आपके बीच बीच में आपके जो आपके पथरीले भाग है, पथरीला भाग होने के कारण से यहाँ नौकागम्य नहीं है। तो कोई भी नदी है वो नौकागम्य नहीं है। चौथी विशेषता है कोई भी नदी नौकागम्य नहीं है। नौकागम्य नहीं है, बोट नहीं चलते हैं, कोई भी नदी में बोट नहीं चलता है, इसलिए ये नौकागम्य नहीं है। पांचवी विशेषता है कि जो सीमांत प्रदेश है, जो इनके सीमांत प्रदेश या जो सीमांत प्रदेश है, जो तटवर्ती प्रदेश है, सीमांत प्रदेशों में कोई भी नदी है वो चौड़ा जलप्रपात, पोताश्रय या बंदरगाह का निर्माण प्रदान नहीं करती है, पोताश्रय प्रदान नहीं करती है। तो सीमांत प्रदेशों को पोताश्रय प्रदान नहीं करती है। कोई भी नदी है वो पोताश्रय का काम नहीं करती है। पोताश्रय जब सीमांत प्रदेश है या जो बंदरगाह वाले प्रदेश है उसमें नदी है वो चौड़ा पोताश्रय प्रदान नहीं करती है, चौड़ा पोताश्रय प्रदान नहीं करती है। ये इनकी
दक्षिण अफ्रीका की जो नदी हैं उनकी मुख्य विशेषताएं हैं। अब अपन पहले जो पठारी भाग की जो मुख्य नदियां हैं उसमें लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो नदी है, ये ऊपर वाला भाग आपका है, ये लिम्पोपो नदी आपको दिख रही होगी यहाँ पर। ये पूरा भाग ये लिम्पोपो नदी का है, ये लिम्पोपो नदी है और ये हिंद महासागर के लास्ट में मिलती है। तो लिम्पोपो नदी है, ये दक्षिण अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदी है। लिम्पोपो नदी है, ये दक्षिण अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदी है। लिम्पोपो नदी है, ये दक्षिण अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदी है, जिसका उद्गम स्थल है वो ट्रांसवाल प्रांत है। लिम्पोपो नदी है, इसका उद्गम स्थल है वो ट्रांसवाल प्रांत, उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल कहां से होता है? ट्रांसवाल प्रांत है। इस ट्रांसवाल प्रांत है, ये इस दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल प्रांत है। ट्रांसवाल प्रांत से किसका? इस लिम्पोपो नदी है, इस लिम्पोपो नदी का उद्गम स्थल है वो आपका क्या से होता है? ट्रांसवाल प्रांत से होता है। यह नदी दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य, ये आपके क्या है, 4 जो देश है उनसे होती हुई लास्ट में क्या है, हिंद महासागर में गिरती है ये नदी। तो यह नदी मुख्य रूप से जो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य है, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य है, बोत्सवाना है, जिम्बाब्वे है, मोजाम्बिक, इनसे होती हुई लास्ट में हिंद महासागर में गिरती है। कौन कौन से देश हो गए इसमें? दक्षिण अफ्रीका गणराज्य है, इसके बाद में बोत्सवाना गया, ये बोत्सवाना कालारी का मरुस्थल है, ये बोत्सवाना वाला है। फिर आपका आगे जिम्बाब्वे है, इसके ऊपर बोत्सवाना और जिम्बाब्वे के बीच में ये सीमा रेखा का काम करती है। और जिम्बाब्वे के मध्य होती हुई क्या है, लास्ट में आपके क्या है, मोजाम्बिक, ये मोजाम्बिक में बहती हुई लास्ट में हिंद महासागर में अपना जल उधेड़ती है, अपना जल गिराती है। तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका गणराज्य है, बोत्सवाना है, जिम्बाब्वे के मध्य, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे के मध्य सीमा का काम करती है। और उसके बाद में मोजाम्बिक से होती हुई लास्ट में क्या है, हिंद महासागर में अपना जल उधेड़ती है। इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं, इनका ये दाहिना किनारा है, इस दाहिने किनारे से मुख्य रूप से आपकी जो 3 नदियां हैं वो इसके दाहिने किनारे से मिलती है। जो मुख्य रूप से नदियां हैं ये मेरिको नदी है, क्रोकोडाइल नदी है और मेघालय नदी है। ये मुख्य रूप से इसके दाहिने किनारे से जो नदियां मिलती है, इसमें ये आपकी क्या नदी है, लिम्पोपो नदी है। इस लिम्पोपो नदी में आपकी मुख्य रूप से जो इसकी सहायक नदी है, जो इसके दक्षिण भाग से होकर मिलती है, उसमें मुख्य रूप से आपकी जो नदियां हैं जो उसके दाहिने किनारे से मिलती है, उसमें मुख्य रूप से आपके क्या है, मेरिको नदी है, मेरिको नदी है। उसके बाद में क्रोकोडाइल नदी है, क्रोकोडाइल नदी है। और तीसरी आपकी नदी है इसमें मेगला वुड्स, आपकी मुख्य नदियां हैं मेगला क्वीन, मेगला क्वीन, मेगला क्वीन ये नदी है, इस नदी का नाम है मेगला क्वीन। ये मेरिको नदी है, दाहिने भाग से मिलती है ये तीनों नदियां, मेरिको नदी, क्रोकोडाइल नदी, ये क्रोकोडाइल नदी है, ये मेगला क्वीन, तीसरी नदी है आपकी मेगला क्वीन। ये मुख्य रूप से 3 इसकी सहायक नदियां हैं जो दक्षिणी भाग से मिलती है। मेगला क्वीन नदी है, ये यहाँ पर जो दक्षिण अफ्रीका का राज्य है ट्रांसवाल, तो ट्रांसवाल की पहाड़ियां भी पाई जाती है, पठारी भाग भी है ट्रांसवाल वाला। तो ये जो आपकी नदियां हैं इसमें मेरिको नदी है, ये आपकी 3 नदियां मिलती है यहाँ पर। पहली आपकी नदी है मेरिको नदी, दूसरी आपकी नदी है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, और तीसरी आपकी नदी है मेगला, मेगला क्वीन। ये 3 नदियां हैं, ये मुख्य रूप से इसकी सहायक नदियां हैं। और इसमें जो पहली नदी आपकी है मेरिको नदी, मेरिको नदी ट्रांसवाल पठारी क्षेत्र से निकलकर, टर्बाइन पहाड़ियों से निकलकर ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ट्रांसवाल पठारी भाग है, यहाँ से ये नदी निकलती है, टर्बाइन पहाड़ियों से निकलती है और ये उत्तर में प्रवाहित होकर ये किसमें मिल जाती है, लिम्पोपो नदी में मिल जाती है। तो मेरिको नदी है, ट्रांसवाल की पहाड़ियों से निकलती है, टर्बाइन पहाड़ियों से निकलती है। मुख्य रूप से क्या है, जो मेरिको नदी है ये ट्रांसवाल पहाड़ी पठारी भाग है, इसका ट्रांसवाल पठारी भाग है। और ट्रांसवाल पठारी भाग में जो पहाड़ियां पाई जाती है
टाइम बाल पहाड़ियां, टाइम बाल पहाड़ियां हैं, इनसे ये नदियां निकलती है। टाइम बाल पहाड़ियों से निकलकर ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, उत्तर की ओर प्रवाहित होकर किसमें मिल जाती है, लिम्पोपा नदी में मिल जाती है। इसी प्रकार से जो दूसरी नदी आपकी क्रोकोडाइल नदी है, ये क्रोकोडाइल नदी है, ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और इसकी जो सहायक नदियां हैं इसमें आपकी पिनार नदी है। सहायक नदी में क्रोकोडाइल की जो सहायक नदियां है उसमें पिनार नदी है, हेप्स नदी है, हेक्स नदी है, ये हेक्स नदी है, यहाँ पर ये इसकी सहायक नदियां हैं। पिनार नदी है, क्रोकोडाइल की सहायक नदियों में पिनार, हेक्स, ये इसकी मुख्य नदियां हैं। जो कि क्रोकोडाइल की जो सहायक नदियां हैं ये भी उत्तर की ओर मिलती है। इसकी सहायक नदियों में आपकी पिनार नदी है, हेक्स नदी है और इलेंडस इसकी क्या है, मुख्य सहायक नदियां किसकी है, क्रोकोडाइल की सहायक नदियां है। इसी प्रकार से जो आपकी तीसरी नदी है, सहायक नदी है मेगलाकविन। मेगलाकविन है ये वाटर वर्ग इनकी पहाड़ियों से निकलती है। वाटर वर्ग श्रेणियों से निकलकर ये ओलिफेंट्स, दो नदियां हैं यहाँ पर, ये ओलिफेंट्स नदी है और ग्रेट लेबोटार आपकी दो नदियां हैं। जो आपके मेगलोकिन नदी है ये वाटर वर्ग श्रेणी से निकलती है और जो मोजाम्बिक देश है उसमें जाकर क्या है, मोजाम्बिक देश में जाकर किसमें मिल जाती है, ये आपकी मोजाम्बिक नदी है, ये मोजाम्बिक देश है, मोजाम्बिक देश में ये जाके क्या है, ये लिम्पोपा नदी में मिल जाती है। तो तीसरी जो आपकी नदी है मेगलाकविन नदी है, वाटर वर्ग श्रेणियों से निकलती है। ओलिफेट्स मोजाम्बिक देश है में जाकर ये लिम्पोपा नदी में मिल जाती है। ओलिगाफेट्स है ये नदी है जो आपकी ये नदी है, ये नदी का नाम है आपका ओलिफेट्स और इसके उत्तर में जाकर क्या है, ये किसमें मिल जाती है, ओलिफेट्स नदी है, ये जाकर ग्रेट जो आपकी नदी है लेटोबा, इस लेटोबा नदी में जाकर ये मिल जाती है। तो ये मुख्य रूप से क्या है कि जो मेगलाकविन नदी है उसकी सहायक नदी है ओलिफेट्स। ये नदी है ओलिफेट्स, ये ओलिफेट्स नदी है, ये उत्तर में जाकर यह मोजाम्बिक देश है, मोजाम्बिक देश में जाकर ये लिम्पोपा नदी में मिल जाती है। और जो ओलिफेट्स नदी है इसके उत्तर में यहाँ पर है आपकी ग्रेट लेटोबा, ये ग्रेट लेटोबा नदी है, ये इसके उत्तर में मिलती है और ये जाके क्या है, आगे लिम्पोपा नदी में मिल जाती है। इस प्रकार से आपका जो लिम्पोपा नदी है इसका वृहद अपवाद तक पाए जाते हैं। जो नदियां हैं दक्षिण अफ्रीका की जो दूसरा पार्ट है नदियों का, उसमें पूर्वी पठारी ढाल की नदियां, पूर्वी पठारी ढाल की जो नदियां हैं ये वृहद स्कार्पमेंट से निकलकर हिंद महासागर में गिरती है। यहाँ ये वाला भाग आगे वाला है, इस भाग को कहा जाता है अफ्रीका का इस वृहद स्कार्पमेंट। क्या है, स्कार्पमेंट। ये मैंने पहले की वीडियो में बता दिया था आपको, टिप्पणी में कई बार प्रश्न आता है स्कार्पमेंट, वृहद स्कार्पमेंट। तो जो वृहद स्कार्पमेंट से निकलकर, इस वृहद स्कार्पमेंट से निकलकर जो ये नदियां आपकी पूर्वी पठारी ढाल की नदियां, ये पूर्वी पठारी ढाल है, यहाँ पर ये पूर्वी पठारी ढाल है पूरा, ये पूर्वी पठारी ढाल की ये जो नदियां हैं, ये नदियों को अपन एक एक को सम्मिलित करेंगे। तो उसमें जो ये वृहद स्कार्पमेंट ये इसके पूर्वी ढाल से निकलती है और ये आगे हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर में गिर जाती है। तो जो ये नदियां हैं ये वृहद स्कार्पमेंट से निकलती हैं और हिंद महासागर में गिरती हैं। ये नदियां कम लंबाई वाली हैं, जितनी भी ये पूर्वी पठारी ढाल की नदियां हैं ये कम लंबी है लेकिन तीव्र वायु है, तीव्र गति से चलती है। छोटी नदियां हैं लेकिन तेज गति से प्रवाहित होती है।
ये जितनी भी नदियां हैं इनको अपन उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर नदियों को निम्न क्रम में बांट लेते हैं। पहली नदी है, ये जो नदी आपकी है, इस नदी का नाम है इनकोर नदी। पहली नदी का नाम है इनकोमती नदी। इनकोमती नदी है, ये दो सहायक नदियों से मिलकर बनती है। इनकोमती नदी, इनकोमती नदी, ये दो इनकोमती नदी है, इनकोमती नदी है, ये नदी दो नदियों से मिलकर बनती है। एक भाग है इसका वो साबी नदी है, इनकोमती नदी है, ये इनकोमती नदी है, ये दो नदियों से मिलकर बनती है। एक तो साबी नदी से मिलकर बनती है और दूसरी क्रोकोडाइल नदी से मिलकर बनती है। इसमें दो नदियों के मेल से है ये इनकोमती नदी बनती है। एक तो इसमें बनती है साबी नदी, साबी नदी, और दूसरी है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल। ये दो नदियों से मिलकर बनती है इनकोमती नदी। इसमें साबी नदी है, ये लिडेनबर्ग, साबी नदी है, ये इनकेडवर्ड लिडेनबर्ग, लिडेनबर्ग से निकलती है। और आपकी जो क्रोकोडाइल नदी है ये बेलफास्ट, ये बेलफास्ट, बेलफास्ट से निकलती है। और साबी नदी है ये लिडेनबर्ग से निकलती है। इन दोनों के जो मिलने से कौन सी नदी बनती है? इनकोमती नदी बनती है, इन दोनों का मिल से। तो पहली नदी है साबी नदी है, लिडेनबर्ग से निकलती है। क्रोकोडाइल है, ये बेलफास्ट नदी से मिलकर निकलती है, बेलफास्ट से निकलती है। क्रोकोडाइल नदी है, इसके दक्षिण की ओर क्रोकोडाइल नदी है, ये दक्षिण में दक्षिण ओर कोमती नदी से मिल जाती है। ये कोमती नदी से मिल जाती है, जो अभी क्या है कि कैरोलिना के निकट है, कैरोलिना के निकट है। और ये जो क्रोकोडाइल नदी है, क्रोकोडाइल नदी में दक्षिण की ओर, ये आपकी क्रोकोडाइल नदी है, इसमें दक्षिण की ओर से कौन सी नदी मिलती है? कोमती नदी मिलती है। इनकोमती नदी है, ये दक्षिण की ओर से जाकर आपकी क्या है, इससे क्रोकोडाइल नदी में मिल जाती है। इससे क्रोकोडाइल नदी में दक्षिण की ओर से जाके कौन मिलेगी? कोमती नदी, इनकोमती नदी। ये नदी है, ये जाके किसमें मिल जाएगी? इस क्रोकोडाइल नदी में मिल जाती है। ये कौन सा राज्य का नाम इसका आपका है? कैरोलिना, कैरोलिना के निकट, कैरोलिना। इस कैरोलिना के निकट क्या है? ये इनकोमती नदी है, ये क्रोकोडाइल में मिल जाती है। दूसरी नदी आपकी है, दूसरी नदी आपकी उसुतु, दूसरी नदी आपकी कौन सी है? उसुतु नदी, उसुतु नदी, उसुतु नदी है। ये नदी लगभग 1219 किलोमीटर लंबाई में ऊंचाई से गिरती है, 1219 मीटर ऊंचाई से गिरती है। नदी का क्या नाम है? उसुतु नदी है। उसुतु नदी कहाँ है? ये नदी उसुतु नदी है, उसुतु नदी है। ये उसुतु नदी आपकी, उसुतु नदी लिखा है, देखो ये 2 नंबर है, उसुतु नदी है। उसुतु नदी ये लगभग 1219 मीटर ऊंचाई से गिरती है, जो पोंगला नदी में जाकर मिलती है। नदी में पोंगला, इस पोंगला नदी में जाकर के है ये नदी मिल जाती है। कौन सा? उसुतु नदी है, जो किसकी? पोंगला नदी में जाकर मिल जाती है। तीसरी आपकी नदी कौन सी है? पोंगला नदी। पोंगला नदी कौन सी है? नदी ये पोंगला नदी है। पोंगला नदी है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ये पोंगला नदी है, 3 नंबर की नदी है। ये पोंगला नदी है, ये प्रवाहित होकर हिंद महासागर में गिरती है। पोंगला नदी है, ये आपके पश्चिम से प्रवाहित होती है और पूर्व में जाकर गिरती है। पोंगला नदी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो क्या नदी है? टूगेला नदी। टूगेला नदी कौन सी है? तो चौथी नदी ये नदी है, टूगेला नदी है। टूगेला नदी है, ये आपकी वर्ग मिली, वर्ग मिली, वर्ग
विले, स्थान का नाम है, यहाँ से निकलती है, वर्ग विले से निकलती है। उत्तर की ओर ये नदी बफेलो नदी में मिल जाती है। उत्तर की ओर नदी है, ये टूंगा नदी है, उत्तर की ओर जाएगी और नदी में मिलेगी बफेलो नदी में मिल जाती है। तो ये मुख्य रूप से आपकी क्या है। इसके अतिरिक्त और भी नदियां हैं। ये पूर्वी ढाल की नदियां आपकी, जो क्या है, ये देखो आपके एक जल विभाजन है आपका, ये जल विभाजन एक मोटी लाइन कर रखी है मैंने इस डायग्राम में। ये जो लाइन है ये जल विभाजन का काम करती है। इसके आगे के जितनी भी नदियां हैं ये पूर्वी भाग में गिरती है, और इस पूर्वी भाग में जितनी नदियां गिरती है इसमें यहाँ पर आपको पता था वर्ग स्कार्पमेंट है। इसके पूर्वी ढाल से जो नदियां निकलती है, और ये पूर्वी ढाल से नदियां निकलकर क्या गिरती है, ये दिखा रहा आपको हिंद महासागर, ये हिंद महासागर में गिरती है। तो इसमें मुख्य रूप से आपको जो नदियां हैं उसमें ये क्या नदी आपको बताई मैंने, इंकोमती नदी, उसूतू नदी, पोंगला नदी, रुगेला नदी। इसके अलावा कुछ और अन्य नदियां भी हैं जिसमें आपके ये दिखाया ग्रेट की नदी है, उम्मू जी बुब, ग्रेट फिटा, सेंडम, ओलिफेट, ये नदियां जितनी भी नदियां हैं ये पूर्वी भाग में निकलती है और ये क्या है, हिंद महासागर में गिरती है। ये जितनी भी नदी है पूर्वी ढाल की नदियां हैं जो हिंद महासागर में, ग्रेट फिटा है, ग्रेट की नदी है, सेंडम नदी है, उमेद माऊ नदी है, जी बुबा नदी है। ये नदियां जितनी भी है ये सब अपना जल है, ये पूर्वी ढाल से निकलकर और हिंद महासागर में अपना जल डालती है। जितनी भी पूर्वी ढाल की नदियां हैं ये अपना जल डालती है। इसके बाद में तीसरा महत्वपूर्ण आपका जो अपवाह तंत्र है, दक्षिण अफ्रीका का अपवाह तंत्र है, महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र है ऑरेंज नदी का। शॉर्ट नोट में आपको प्रश्न आ सकता है, ऑरेंज नदी का जो अपवाह तंत्र है ये समझाइए दक्षिण अफ्रीका में। तो ऑरेंज नदी है ये कारू प्रांत से कहां प्रवाहित होती है, कारू प्रांत। कारू प्रांत में यह नदी प्रवाह ऑरेंज नदी की ओर है। कारू नदी में जो प्रवाह है, कारू नदी का प्रांत का जो प्रवाह है वो ऑरेंज नदी की ओर है। यहाँ यह वृक्षाकार अपवाह तंत्र है। इसका आकार किसका है, वृक्षाकार अपवाह तंत्र। इसका जो आकार है, जो ऑरेंज नदी है ये वृक्षाकार रूप में इस प्रकार प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से ये नदी वृक्ष के रूप में आगे बढ़ती है। तो इसका जो आकार है वो वृक्षाकार अपवाह तंत्र का है। इस नदी का प्रवाह है वो धीमा पाया जाता है। नदी का प्रवाह है, ये प्रवाह धीमा पाया जाता है, धीमी धीमी गति से चलती है नदी। प्रवाह इसका आपको बता देता हूँ, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। जो ऑरेंज नदी है आपको बताऊँ कहाँ से उद्गम स्थल है, ये पूर्व से बहती हुई पश्चिम की ओर बहती हुई लास्ट में आपके अंटार्कटिका महासागर है। इस अंटार्कटिका महासागर में ये नदी गिरती है। इस नदी का धीमा ढाल है, लेकिन ये नदी क्या है, डोलेराइट नदी आपकी क्या है, डोलेराइट और डाइक। बीच बीच में जो कठोर चट्टानें आ जाती है, ज्वालामुखी की जो चट्टानें आ जाती है और डोलेराइट चट्टानें आ जाती है मार्ग में, ये इसके विघटन पैदा करती है, अवरोध पैदा करती है, जिसके कारण इसका जो प्रवाह वेग है ये कम हो जाता है। लिम्पोपो नदी है, यह है जो नदी पहले आपको बताई थी, लिम्पोपो नदी। इसका जो अपवाह तंत्र पाया जाता है ये अध्यारोपित है। जबकि क्या है कि जो आपकी ऑरेंज नदी है, ऑरेंज नदी का जो अपवाह तंत्र पाया जाता है ये पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र पाया जाता है। इसका लिम्पोपो नदी है, लिम्पोपो नदी का अपवाह तंत्र है, लिम्पोपो नदी का जो अपवाह तंत्र पाया जाता है ये तो अध्यारोपित है, अध्यारोपित। जबकि क्या है, इस ऑरेंज नदी का अपवाह तंत्र पाया जाता है, ये आपका क्या है, पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र पाया जाता है। इस नदी द्वारा अपने पुराने मार्ग का अनुसरण किया जाता है। इसके प्रवाह तंत्र पर
उत्क्षेप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उत्क्षेप जो बाद में पर्वतों का उद्भव हुए, उत्थान हुआ, पर्वतों का निर्माण हुआ, उत्थान हुआ, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अपने पूर्ववर्ती मार्ग पर बहती है। जो इसका प्राचीन कालीन मार्ग था उसी मार्ग पर ये बहती है। इस पर उत्क्षेप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पूर्ववर्ती ढाल पर स्थित जो एस्कार्पमेंट है, पूर्ववर्ती भाग है, इस पूर्ववर्ती भाग का आपको बताया था कि एस्कार्पमेंट है, ये जल विभाजन का कार्य करता है। ये देखो ये एस्कार्पमेंट का भाग है और एस्कार्पमेंट का ये जल विभाजन का काम करता है। यहाँ से जो इसके पूर्व की नदी है वो पूर्व की तरफ हिंद महासागर में गिरती है और इसके जो एस्कार्पमेंट का जो पश्चिमी भाग है इसे तीन नदियां गिरेगी, वो आपके अटलांटिक महासागर में गिरेगी, अंध महासागर में गिरेगी। तो इसमें एस्कार्पमेंट है, बर्द एस्कार्पमेंट है, ये जल विभाजन का कार्य करता है। जल विभाजन का कार्य करता है। यहाँ से यह नदी है, ये ऑरेंज नदी हाई वेल्ड कार्प पठार और जो आपका क्या है ऊपरी काबू से जल लेकर, यह ऑरेंज नदी है, ये हाई वेल्ड, जो उच्च वेल्ड है ये हाई वेल्ड से कादू से काप पठार से और आपका जो ऊपरी कादू है, ऊपरी कादू, ये हाई वेल्ड से, काप पठार से और ये ऊपरी कादू, इससे जल लेकर ये पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। जो ये वाला क्षेत्र है आपका देखो, इसमें ऑरेंज नदी का ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र से ये नदी उद्गम स्थल है, इसका बसुतोलैंड इसका उद्गम स्थल है। आपको बताऊं अभी, ये बसुतोलैंड से निकलती है और ये हाई वेल्ड, कार्प पठार और ऊपरी कादू, इनसे अपना जल लेती है और जल लेकर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ से ये नदी निकलती है। कौन से स्थान है? हाई वेल्ड है, कार्प पठार है और ऊपरी काबू, इससे जल लेकर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ये केप मिडल जो आपका है, हाई केप मिडल है आपका, जो केप मिडल है बड़ा भाग है, बीच वाला भाग है, जिसको अपन केप मिडल वेल्ड कहते हैं। केप मिडल वेल्ड क्या है? केप मिडल वेल्ड, ये अर्धशुष्क भाग है। केप मिडल वेल्ड जो कि क्या है? अर्धशुष्क भाग है, अर्धशुष्क भाग। इसके बाद में आगे ये अर्धशुष्क भाग आ गया, आगे आपका नामीबिया का मोस्टली भाग आ गया, नामीबिया इसका मोस्टली, इनसे ये प्रवाहित होती है, इनके बीच से निकलकर जो ऑरेंज नदी है ये आपके हाई वेल्ड है, कार्प पठार है और ऊपरी काबू, यहाँ से निकलकर ये बीच वाला भाग आपका मिडिल वेल्ड आपका है। इसके बाद में नामीबिया का मोस्टली भाग आ जाएगा, यहाँ नामीबिया का मोस्टली भाग है और उसके बाद में लास्ट में क्या है? ये अटलांटिक महासागर में जाकर अपना जल उड़ेलती है। ऑरेंज नदी है, इसका उद्गम स्थल है ये बसुतोलैंड, इस स्थान का नाम है बसुतोलैंड। जो ये ऑरेंज नदी है, ये ऑरेंज नदी है, इसका उद्गम स्थल है वो बसुतोलैंड को माना जाता है। बसुतोलैंड के उच्च भूमि से माना जाता है, बसुतोलैंड उच्च भूमि। यहां से ये नदी निकलती है और निकलकर अपना जो क्या है, ये नदी निकलकर ऑरेंज नदी है, नदी का उद्गम स्थल है वो बसुतोलैंड है। ये बसुतोलैंड से निकलती है और निकलने के बाद में इसमें यहां देखो ये नदी है केरोडेन नदी, केरोडेन नदी, ये केरोडेन नदी है, ये इससे यहीं से निकलती है, ये भी बसुतोलैंड से निकलती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर इससे ऑरेंज नदी में मिल जाती है। जो आपकी इसकी सहायक नदी है, ऑरेंज नदी की सहायक नदी है केलोडेन नदी, केलोडेन नदी, ये केलोडेन नदी है, ये भी बसुतोलैंड के उच्च भाग से यहीं से निकलती है और निकलने के बाद ये ऑरेंज नदी के दाहिनी ओर यहाँ पर जाके मिल जाती है। ये इसकी सहायक नदी है। एक दूसरी और सहायक नदी है वाल नदी, ये देखो ये वाल नदी है,
ये कैरेडोन नदी है, ये दोनों नदियां इसके दाहिनी ओर से आके मिलती है। इसमें ये ओरेग नदी है, इस ओरेग नदी की सहायक नदियां हैं ये, और सहायक नदियां हैं ये किसमें जाके मिलती है, ओरेग नदी में आके मिलती है। इसकी सहायक नदियां हैं, जिसमें पहली नदी आपको बताइए केरोबेल नदी, और दूसरी नदी आपकी है वाल नदी। इंपॉर्टेंट नदी है वाल नदी, महत्वपूर्ण नदी है, इसकी सहायक नदी है। ये एक अन्य नदी है, सहायक नदी है, जो कि आपको क्या है कि लिचटेनबर्ग, ये नदी है, ये वाल नदी है, ये लिचटेनबर्ग से निकलती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर, ये लिचटेनबर्ग से निकलेगी। लिचटेनबर्ग से निकलने के बाद में ये नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होगी, और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के बाद में ये नदी लास्ट में किसमें मिलेगी, ओरेग नदी में मिलती है। लिचटेनबर्ग से निकलती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर ये मिडिल वेल्ड, ये वाला भाग कौन सा है आपका, मिडिल वेल्ड वाला भाग है, मिडिल वेल्ड वाले भाग को काट कर ओरेग नदी में मिलती है। क्या होगी इसकी, वाल नदी है, ये आपकी जो नदी है लिचटेनबर्ग से निकलती है, और लिचटेनबर्ग से निकलने के बाद लिचटेनबर्ग से निकलेगी, इससे निकलने के बाद में मिडल वेल्ड से के भाग को काटती है। मिडल वेल्ड भूमि है, इस मिडल वेल्ड भूमि को काटकर ये ओरेग नदी में लास्ट में मिल जाती है। अन्य वाल नदी है, इसकी सहायक नदियां हैं। वाल नदी की भी सहायक दो नदियां हैं, जिसमें आपकी नदियां देखो, एक रित नदी है और एक सैंड नदी है। ये किसकी नदी है, ये आपकी वाल नदी है। इस वाल नदी की सहायक नदियां है, वाल नदी है, वाल नदी की सहायक नदी एक रित है, रित नदी है, और दूसरी इसकी नदी है ये आपकी सैंड नदी है। ये किसकी सहायक नदी है, वाल नदी की सहायक नदी है। उम्मीद है आज का ये चैप्टर पसंद आया होगा। आप पढ़ाई कर रहे होंगे, आप मन लगा के पढ़ाई करना। कोविड महामारी के कारण से भी आपकी ऑनलाइन क्लास हो रही है, ऑफलाइन क्लास जल्दी शुरू हो जाएगी। इतने में आप इस जो ऑनलाइन क्लास है इसका आनंद लीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।